नमस्कार दर्शक मित्रों, अब तक चैनल में मैं साक्षी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हमारी जीवन शैली और हमारे खाने पीने का ये सब ऐसा हो गया है कि रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे रोग बढ़ रहे हैं वैसे उसके साथ हमारे पास उसके उपचार भी बढ़ रहे हैं। हमारे पास उपचार के 4 प्रकार है। एलोपैथी है, आयुर्वेदी है, नेचुरोपैथी है और होम्योपैथी भी है। दर्शक मित्रों, आपको होम्योपैथी के बारे में शायद ही बहुत ज़्यादा कुछ पता होगा, इसलिए आज अब तक का प्रयास है कि आप तक हम होम्योपैथी की बातें पहुंचा सकें। इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है 35 साल से होम्योपैथी के साथ जुड़े हुए, जो खुद प्राध्यापक है, लेखक है, रिसर्चर है और खुद डॉक्टर भी है, ऐसे डॉक्टर योगेश सहगल। डॉक्टर योगेश सहगल, मैं आपका अब तक के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका। और जैसे मैंने दर्शक मित्रों को बताया है कि हम होम्योपैथी के बारे में शुरू से बात करना चाहते हैं, तो मैं शुरू से ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि होम्योपैथी का जो रूट है, जो मूल है, जो बेस है, वो कहाँ से आया, कहाँ से होम्योपैथी शुरू हुई? तो इसके लिए है कि हमारे जो फाउंडर डॉक्टर हनीमैन, वो उन्होंने अपनी स्टडी एर्लांगन एक जगह है जर्मनी में, वहाँ से उन्होंने अपना मेडिकल डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने 16 साल उसके ऊपर मेडिकल लाइन में प्रैक्टिस करी। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको मेडिकल लाइन में ये समझ में आया कि उस समय लीचीज या एक हार्ड प्रैक्टिस के मेथड अपनाए जाते थे। जैसे सर दर्द में कुछ प्रॉब्लम है तो लीचीज लगा दिए, या क्रूड मेडिसिन का सहारा लेते थे तब वो, या कॉटेजेशन मतलब जला दो, ऐसे कर दो। तो वहाँ से वो थोड़ा डिस्करेज होकर उन्होंने सोचा कि ये साइंस मतलब इस तरह की चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पेशेंट को अगर आराम आए तो वो कष्ट से ना आए। मतलब एक तो हम पेशेंट को आराम दे रहे हैं, दूसरा कष्ट दे के आराम दे रहे हैं, तो फ़ायदा क्या उसको। तो फिर उन्होंने उस साइंस को छोड़ के एक ट्रांसलेशन का उनको, क्योंकि उनको ज़िंदगी जीना था, तो उन्होंने एक ट्रांसलेशन का सहारा लिया, बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। वहाँ से उनको एक बुक से एक रेफरेंस मिला जिसमें ये पता चला कि अगर हमें हेल्दी आदमी को, जिसको कोई बीमारी नहीं है बिल्कुल भी, उसको अगर हमें कोई सब्सटेंस देते हैं छोटा सा, उन्होंने मिनिमम यूज़ किया, तो उसके अंदर कोई सिम्टम, उसके अंदर अपने आप को चीज़ आएगी। और वही चीज़ अगर उन्होंने सोचा और यही चीज़ के उन्होंने नोट किया, फिर देखा उन्होंने कि एक बीमार आदमी आया, उसने वही चीज़ बताई जो उन्होंने उस मटेरियल को यूज़ करके पैदा हुए। उन्होंने वो चीज़ उसको दे दी बीमार आदमी को, सिम्टम को नोट किया और वो काम कर गई। ठीक है। तो अब एक तो ये खोज थी, उनको ये पता चला कि हाँ, एक हम ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐसे कर करके अपने ऊपर भी एक सिंकोना बार्क करके जो मलेरिया के लिए यूज़ होता है, उस प्लम बार्क को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपना अंदर लेना शुरू किया, तो उनको मलेरिया के सिम्टम आ गए। वही उन्होंने फिर क्या किया, जब मलेरिया वहाँ आया किसी को, तो वही उसका ही मेडिसिनल पार्ट बना के उन्होंने पेशेंट्स को दी और मलेरिया ठीक हुआ। तो ये खोज थी बहुत, ये इसको हम कह सकते हैं आविष्कारी खोज। और इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के फिर वो जर्मनी में फैलाना शुरू किया, और ऐसे उन्होंने 50 मेडिसिन शुरू में बनाई, उससे लोगों को बेनिफिट होना शुरू हुआ। तो ये साइंस आगे बढ़ के बुक्स में कन्वर्ट हुई। फिर ये ऐसे ही शायद 90s के अंदर ये पद्धति इंडिया में भी धीरे धीरे आ गई। हाँ, फिर इंडिया में शुरू हुआ। और सबसे पहली बात है कि 1965 में जो सबसे अच्छी बात लोगों को बहुत कम पता होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। मतलब एक चीज़ ही मेडिसिन, जैसे अगर हम लॉ में जाएंगे तो लॉ मेडिसिन को ये नहीं मानता कि एलोपैथी है। लॉ कहता है मेडिसिन मीन्स नाउ आयुर्वेदा, यूनानी, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ऑल आर अंडर कमिंग अंडर द मेडिसिन नाउ। तो हम लोग अब क्या हो गया कि एक लीगलाइज हुआ, तो इसको साइंटिफिक बनाने के लिए ये हो रहा था कि हम अगर इस साइंस को लोगों को देंगे, ये सपोज करो मैं किसी सब्सटेंस को किसी को देता हूँ, तो बात है कि मैं ऑथेंटिक तो हूँ देने के लिए, या अगर कोई इसका नुकसान है तो मुझे पता तो हो। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको एज ए कोर्स एस्टेब्लिश करा दिया
कि ठीक है हम इसको एक कोर्स बनाते हैं जिसमें अलाइड सब्जेक्ट भी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो होम्योपैथ बनता है 5.5 साल में, उसको एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, गायनी, सर्जरी, सब तरह की स्टडीज़ को पास करना पड़ता है, तब वो होम्योपैथ बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हम 3.5 साल वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो एक MBBS स्टूडेंट भी पढ़ता है, और बाकी सब्जेक्ट में वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम होम्योपैथी मेडिसिन पढ़ते हैं। तो ये एक फ़र्क आ जाता है कि हम जब होम्योपैथ बनते हैं तो गवर्नमेंट ने हमारे को इंडिया में, और ये इंडिया में ये व्यवस्था है, किसी और कंट्री में नहीं है ये व्यवस्था, इंडिया में ही होम्योपैथिक डिग्री प्रॉपर मिलती है जो वैलिड है, और जिसको हम कह सकते हैं कि लोगों को सेफ रखने के लिए डिग्री दी गई, ताकि सपोज करो किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो बीइंग ए डॉक्टर मैं होम्योपैथ हूँ, लेकिन मैं उस पेशेंट को दूसरी जगह भेज सकूँ। फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप गिर गया, अब मैं ब्लड ग्रुप अपनी मेडिसिन से कवर नहीं कर सकता, एलोपैथी में भी मेडिसिन से कवर नहीं होता, तो हमें उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये फर्स्ट स्टेप करके आ जाऊँ, उसके बाद मैं अपनी दवाई से आपको कवर कर सकता हूँ। तो ये स्टेप तो हमें पता चल गया ना एज ए डॉक्टर, तो पेशेंट सेफ है। तो ये अच्छा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हमें पूरा डॉक्टर बनाया पहले, जिससे कि हम पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए दवाई प्रिस्क्राइब करें। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली 10 अप्रैल को जब होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया, इसके पीछे के मोटिव क्या थे? क्यों ये होम्योपैथी डे है, इसका सेलिब्रेशन शुरू किया और कब से शुरू है ये? देखिए क्या है कि मैं अगर इंडिया की बात करें, हम लोग जिस भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं उसको रिलीजियसली अडॉप्ट कर लेते हैं। अब हमारे लिए जो होम्योपैथिक फैकल्टी है उसके लिए डॉक्टर हनीमैन एक मतलब कह सकते हैं भगवान की तरह हो गए। हम हर चीज़ में एक थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट डाल देते हैं, और हम ये मानते हैं कि आज हम जो होम्योपैथ फैकल्टी है जो चल रही है वो उन्हीं की देन है। तो क्यों ना जिस दिन वो पैदा हुए और उस दिन को हम ऐसा डे बनाएं जिस दिन हम सारे होम्योपैथ मिल के अपनी अपनी वैल्यूज़ बताएं लोगों को, ये बताएं कि हाँ ये साइंस आगे कैसे बढ़ी, हमारे यहाँ कितने कॉलेजेस ऐड हो गए, हम इस साइंस से कितने लोगों को ठीक और कर पा रहे हैं। तो एक समझिए कि एक गुरु को सम्मान देने की बात है ये तो हमारे लिए, ठीक है। तो और मैं आपको बताऊं ये इंडिया में ही मनाया जाता है सबसे ज़्यादा, और जर्मनी में इसका नहीं मनाया जाता। और ये मतलब आए वो जर्मनी से और सेलिब्रेशन इंडिया में है। तो इट्स लाइक आई थिंक वी आर ऑनरिंग एज ए पर्सन हु हैज़ गिवन ए नाइस साइंस which is like not harming the people। वो जो है अच्छे से उनकी सेवा कर रही है और ध्यान रखती है। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि होम्योपैथी इज नॉट हार्मिंग पीपल, तो वो कितनी लोगों के लिए वो कितनी यूज़र फ्रेंडली है, एक होम्योपैथी कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, होम्योपैथी के साथ कुछ मिथ जुड़ गए, और कुछ ऐसे मिथ हैं जो हम एज ए प्रैक्टिशनर उसको नहीं जानते। जैसे हमारा एक फार्मूला है होम्योपैथी में जो हमारे डॉक्टर हनीमैन जी ने दिया कि हमारा जो क्योर का प्रोसेस होगा वो रैपिड होगा, और मार्केट में मतलब जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि हमने सुना है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। हाँ। तो यहाँ एज ए प्रैक्टिशनर मुझे समझाना पड़ता है ऐसा नहीं है, इससे प्रोसेस। हाँ। ठीक है। अब प्रोसेस को वो सपोज करो एक चीज़ 2 महीने में ठीक हो सकती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको 15 दिन में ठीक कर दें। तो ये उसको स्लो सोचते हैं पेशेंट के, नहीं आप 2 महीने 2.5 महीने कैसे ले सकते हैं। सो पेशेंट क्योंकि नाइव है, मतलब उसको नहीं जानकारी है कि मुझे कैसे ठीक होना है, वो सोचता है जैसा मैं चाहता हूँ मुझे वैसा रिजल्ट मिले। वो सोचता है कि स्लो है, हम कहते हैं नहीं स्लो नहीं है। हाँ स्लो इसलिए हो जाता है कि हमें सबसे पहले जब हम पेशेंट से बात करते हैं हमें उसकी पूरी चीज़ों को पहले पूरा ज्ञान लेना पड़ता है, ना कि केवल उसकी बीमारी का, इलनेस का, बल्कि कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज़ का भी हम ध्यान रखते हैं, उसकी डाइट का, उसका खाने का, ये सब होता है। तो उसकी वजह से उसको लगता है कि हम जो पैकेज दे रहे हैं हम लोकलाइज नहीं, हम 1 to 1 नहीं करते। जैसे आपको सर में दर्द हुआ, आपने गोली ले ली पेन किलर, उसके साथ आपको खांसी है, आपने सिरप ले लिया,
उसके साथ में आपको भूख नहीं लग रही, गैस की दवाई ले ली, तो आप 3 दवाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी में क्या होगा कि हमें एक ही चीज़, इन 3 जो हमारे सिम्टम्स हैं, हेडेक है, खांसी है, गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उसकी हमें एक ही दवाई निकालनी है। अब ये देखिए कि एक दवाई 4 को हील करेगी और वहाँ 4 दवाइयाँ 4 चीज़ को हील कर रही है, तो हमारा फंक्शन, लोगों को ये लगता है कि पहले दवाई किस पे काम करेगी। हमने एक ही दवाई दी तो पेशेंट का नेचुरली कंसर्न होगा कि क्या पहले ये गैस ठीक करेगी, पहले खांसी ठीक करेगी, पहले सर दर्द ठीक करेगी। तो हमें जो हमारे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन हैं, उन्होंने हमें एक वर्ड दिया, सिमिलिमम। ये पैथी सिमिलिमम वर्ड पे टिकी हुई है। उनका ये कहना है कि हम एक ही दवाई से जो हम मरीज के लिए ढूंढते हैं, बीमारी के लिए नहीं, मरीज के लिए, वो इन 4 सिम्टम को एक ही दवाई से हम सही कर सकते हैं। हाँ ठीक है, किसी को 10 दिन लग गए, किसी को 15 दिन लग गए, लेकिन वो एक प्रोसेस के हिसाब से पेशेंट बोलेगा हाँ अब मेरे को 4 महीने में मेरे 4 सिम्टम जो हैं वो ठीक हो गए। तो 1 से 4 किया हमने, वहाँ 4 से 4 चल रहे हैं। बिल्कुल, ये मिथ तो मेरे मन में भी था, मुझे भी यही लगता था कि होम्योपैथी में ज़्यादा वक्त लगता है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। बेसिकली हम प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा, मैं पेशेंट से, जैसे आपके माध्यम से हम पेशेंट को बता पा रहे हैं, लेकिन मेरा भी ये था कि मैं पेशेंट से बोलता हूँ कि तुम्हें इधर उधर से सुन के क्यों आ जाते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है होम्योपैथी को लेके, कैसे काम करती है, हम क्या खा सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट है कि नहीं है, आप डायरेक्ट फिजिशियन के पास जाओ ना। हम आपको बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि ये अच्छी साइंस है तो किस तरह से अच्छी साइंस है। केवल वर्ड से नहीं है, हमने प्रूव किया हुआ है इसको, कि ऐसा नहीं कि मैं केवल प्रवचन दे रहा हूँ या ज्ञान बांट रहा हूँ कि होम्योपैथी बहुत अच्छी है तो मान जाओ, ऐसे नहीं मानेगा कोई। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो लोग प्रूफ मांगते हैं कि हाँ हमें प्रूफ दिखाइए, हमें कोई साइंटिफिक केस करके दिखाइए, हमें कोई बीमारी रिवर्स करके दिखाइए। तो ऐसे में बहुत सारे होम्योपैथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत और बहुत कारगर रिजल्ट दिए हैं, जिससे लोगों का फेथ बहुत बना कि हाँ ठीक है, एक एक्सेप्टेंस लेवल आ रहा है। और एक्सेप्टेंस लेवल मैं एक मान सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में अगर मैं मानूँ 50 साल, और अगर हम ये लास्ट के 10-15 साल छोड़ दें, तो पहले के 50 साल शुरू में स्ट्रगल करी है होम्योपैथी ने, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आई, नई चीज़ है। अच्छा, दूसरा जर्मनी से आई है, पता नहीं कैसे काम करेगी इंडिया में, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बाहर से आई जर्मनी से तो है तो जर्मन साइंस। तो सबसे पहले लोगों को ये डाउट हुआ है कि जर्मन साइंस इंडिया में कैसे काम करेगी और ये लोग सीखेंगे कैसे सारी चीज़ें। लेकिन हमने अच्छे से इसको अडॉप्ट किया। हमारे कॉलेज सिस्टम है, आज भी मैं यहाँ लेक्चर देने आया कॉलेज के अंदर, और स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्शन हुई और हम उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, यस यू हैव टू कीप कॉन्फिडेंस, ये साइंस बहुत अच्छी है और अपने में कंप्लीट साइंस है। हाँ बिल्कुल सर, जब आप मिथ की बात कर रहे हैं, तो जब होम्योपैथी है उसके फ़ायदे और उसके नुकसान के बारे में भी लोगों के मन में बहुत सारे मिथ होते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या ऐसा होता है मन में कि ये साइड इफ़ेक्ट्स है जो शायद नहीं भी हो लेकिन लोगों के मन में बैठ गए हैं। ऐसे कौन से फ़ायदे और कौन से नुकसान हैं जो होम्योपैथी के हैं जो आप दर्शकों को बता पाए? एक ऐसी चीज़ होती है जब आदमी बीमार, हम लोग बीमारी का नहीं बीमार का इलाज करते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया कि मुझे बीमार से बीमारी ठीक करनी है। अब एक साइंस है जो बीमारी ठीक करती है, उसको बीमार से कोई मतलब नहीं। जैसे सपोज करो एक पेशेंट एक बीमारी से उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो कहता है डॉक्टर को मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरे को कमजोरी बहुत आ रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तो वो बोलेगा गोली ले लो, आप ऐसा करो, ये दवाई की वजह से साइड इफ़ेक्ट है, आप 15 दिन में ठीक हो जाएगा, इग्नोर कर दो। पेशेंट का कंसर्न है मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं उठ नहीं रहा, मेरी ताकत नहीं आ रही है, आप दवाई तो दे रहे हो, उस दवाई से जो बीमारी पे असर हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उस दवाई के कारण जो मेरे को दर्दें हो रही हैं बॉडी में, या इसके लिए फिर कहते हैं पेन किलर ले लो। ज़्यादा अगर आपका मन खराब हो रहा है तो आप ऐसा करो साइकेट्रिक को दिखा लो, और ज़्यादा दुखी हो रहा है तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। एलोपैथी डिपार्टमेंट में बटी हुई है, मतलब आप एक बीमारी के लिए जाते हैं या 2 के लिए 3 के लिए, तो वो कंसर्न है उनका टू द पॉइंट, मतलब ये पार्ट मेरा है, ये पार्ट मेरा नहीं है, वहाँ चले जाओ। अब होम्योपैथी में जब ये पेशेंट आता है तो हमारा टारगेट ये है कि जो हम बीमारी हम ठीक कर रहे हैं उसके साथ पेशेंट को सबसे पहली चीज़, अच्छी चीज़ क्या मिले। अगर उसकी भूख कम है तो भूख मिल जाए, अगर उसकी ताकत कम है, वो लड़ रही है शरीर, हम उसको ताकत दे दें पहले,
तो पहले हमें क्या चीज़ देनी पड़ेगी? एक सपोज करो गाड़ी चलानी है बहुत बड़ी, तो इंजन अच्छा होना चाहिए। अगर इंजन ही खराब है तो डब्बे वैसे नीचे गिर जाएंगे। तो मतलब ये है कि हम इंजन को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए उसको खुराक चाहिए, ठीक है। आप खुराक देने के लिए सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात है जो मेरी प्रैक्टिस में पाई और जो सच्चाई है, मेरे बहुत से पेशेंट जिन्होंने कहा सर मैंने एक हफ्ते से मुंह में एक पानी का मतलब अंग होता है और ये एक भी छोटा सा मुंह में दाना भी नहीं डाल पा रहा, जैसे ही मैं लेता हूँ मेरे को उल्टियाँ हो रही हैं, क्योंकि ये बीमारी मेरे को साथ में है। अब हम दवाई देते हैं, पेशेंट बोलता है कि मैं बस दवाई ली, कितना इफेक्ट है। अभी रात को दवाई ली, मैं घर गया, मैंने जाके बोला घर में 2 पराठे बना दो। वो आदमी जो एक हफ्ते से एक अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया, उसकी भूख एकदम से कैसे आ गई? मतलब आप सोचेंगे कि जादू थोड़ा हो गया, और हमने कोई ऐसी दवाई नहीं दी, इसको भूख लगाने की दवाई दे दी। अब खाना खाया, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? बॉडी को रेस्ट करना है, क्योंकि वो जो बॉडी है वो बीमारी से लड़ रही है, तो उसको नींद अच्छी आनी चाहिए। वहाँ क्या हो रहा है? नींद में स्ट्रगल कर रहा है, दवाई के बाद नींद नहीं आ रही, उसको स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं। खाना नहीं खाया जा रहा तो खाने की अलग से दवा डालेंगे। हम क्या कर रहे हैं? पहले खाना, नींद और एनर्जी पहले दे रहे हैं, बाद में इधर लड़ रहे हैं। तो पेशेंट को ना यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर आप मेरी बीमारी का नहीं देख रहे। हम उसको बता रहे हैं कि बीमारी तो हम तेरी देखेंगे ही, 5 दिन में एड्रेस हो जाएगी। पहले ये इन चीज़ों को मजबूत कर देते हैं। जैसे आपका एक बिल्डिंग है तो बेस तो हो अच्छा, आप कहते हैं कि 4 बिल्डिंग खड़ी कर दो, नीचे से एक भूचाल आया सारी बिल्डिंग गिर गई। तो सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम बेसिक्स को अच्छा कर देते हैं पेशेंट के लिए। और जहाँ तक आप कह रही हैं साइड इफ़ेक्ट, अब बात यह है कि समटाइम इट्स लाइक ए कोइंसिडेंस। मैंने आपको दवाई दी खांसी की और आप बाहर गए, आपने कुछ खा लिया, आपको हो गया पेट में दर्द। अब आप क्या होता है कि पेशेंट है ना, वो बड़ी मासूमियत से बोलेगा सर मैंने खांसी की दवाई ली, मेरे पेट में दर्द हो गया। अब वो ये नहीं बता रहा कि वो बाहर खा के आ गया। ये कोइंसिडेंस हो जाते हैं। हाँ, कभी ये भी है कि पीछे से कुछ चल रहा था, सपोज करो उसने 4 दिन पहले कुछ बाहर का खाना खाया और फिर खा लिया ट्रेन में खाना, या कोई बाहर का पानी पी लिया। अब उसके बाद वो घूम फिर के आया और बोला मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या मेरे को कोई छोटे मोटे जुकाम हो गया, मैंने उसको दवाई दी और उसको लग गया डायरिया। इमीडिएट क्या आएगा दिमाग में कि दवाई से हुआ, लेकिन वो ये बताना भूल गया कि 3 दिन पहले वो जो खा पी के आया है सफ़र करके, वो इंडाइजेशन तो शुरू हो चुकी थी। हाँ, यहाँ से जो उसका मोशन आया, अब ये जो मैंने मेडिसिन दी है हम उसको टेक ओवर कर लेंगे केस को, ठीक है। तुम्हें इंडाइजेशन हुई, अगर तो वो नेचुरली रिकवर कर जाती है बॉडी, सपोज करो वो नेचुरली रिकवर नहीं करता और उसको हो जाती है वीकनेस, उसको हो जाती है डिहाइड्रेशन, उसको एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर मोशंस ज़्यादा लग गए तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसको सलाइन लगेगा, वाटर लगेगा। अब यहाँ अगर तो पेशेंट जाना चाहता है और हालत ख़राब है तो वी अलाउ, ठीक है, आप पहले वहाँ जाइए, जो आपको पहला बेसिक ट्रीटमेंट है वो कर लीजिए। आप ओरल है वाटर इन है वो लीजिएगा, या पानी बढ़ा दीजिए, पी लीजिएगा। साथ में हम मेडिसिन दे देते हैं टू टेक ओवर द केस। तो ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें हम लोग साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं। वी डोंट अवॉइड कि हाँ मत जाइए, आपको डिहाइड्रेशन होगी तो घर ही पड़े रहो, मेरी ही दवाई खाओ। नहीं, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू अलाउ द पेशेंट टू सेव लाइफ। तो पहले वो जाए हॉस्पिटल, जाए कहीं जाए, घर में सलाइन लगाए, वाटर पिए, कुछ पिए, थोड़ा रिकवर हो जाए, फिर हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बात की कि कुछ ऐसा खा लिया और ऐसा कुछ हुआ, इसके वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जब भी हम होम्योपैथी की दवाएं ले रहे हैं तभी क्या नहीं करना चाहिए? मतलब जीवन शैली जो होती है, हमारा खाना पीना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक तो ये एक पर्सनल इशू है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास आए और आपको कोई प्रॉब्लम है और आप पूछते हैं, जैसे 1-2 मिथ्स हैं। मिथ्स क्या हैं? क्या मैं होम्योपैथी के साथ कॉफ़ी पी सकता हूँ? क्या मैं लहसुन खा सकता हूँ? क्या मैं प्याज ले सकता हूँ? अच्छा, ये मिथ की वजह से क्या है, जो लोग कॉफ़ी लवर हैं, प्याज के लवर हैं, गार्लिक लवर हैं, वो सोचते हैं इसमें नहीं जाते, छोड़ो, क्योंकि मैं जाऊँगा तो वो मेरी कॉफ़ी छुड़वा देगा डॉक्टर। वो कहेगा प्याज मत खाओ, मुझे तो प्याज बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे फादर ने
एक तो हमारा स्कूल है डॉक्टर सहगल स्कूल ऑफ रिवोल्यूशनराइज होम्योपैथी, जो एस्टेब्लिश हुआ 1983 में। हमने होम्योपैथी में वो चीज़ों को समझने की कोशिश करी जो हर केस में हम लगा तो देते हैं, वो नेसेसरी नहीं है। अब सपोज करो एक पेशेंट आता है जिसको कोई साइकेट्रिक इशू है सपोज करिए, और या कोई ऐसा इशू है जिसमें कॉफ़ी का कोई लेना देना नहीं है। अब वो मुझसे पूछता है कि सर मैं कॉफ़ी लूँ कि नहीं। हाँ, एक मैं आपको जो मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, एक्चुअली में यूरोप, अगर हम ये जर्मनी से आई, जर्मनी में ह्यूज कॉफ़ी लवर्स हैं, ह्यूज। जब हमारी कंट्री में ये जो कॉफ़ी जो ट्रेंड शुरू हुआ है बहुत लेटली शुरू हुआ है, अभी 10 साल पहले से। जर्मनी में ये ट्रेंड तो कॉफ़ी का पहले से ही था। दूसरा, वहाँ कॉफ़ी ऐसे नहीं पी जाती कि एक कप पी लिया। अगर वहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं तो 8-6-7 कप डेली पी जाएंगे। ओके, सो दे आर मोर यूजर कॉफ़ी फ्रेंडली। तो हो सकता है कि उस समय डॉक्टर हनीमैन ने सोचा हो कि भाई बहुत सारी कॉफ़ी पी रहे हो, इससे हो सकता है कि दवाई में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप इसको थोड़ा कम कर दो या अवॉइड कर लो। अब बात ये कि जिसने कहा उसको कैसे ले लिया गया। यहाँ लोगों ने सोचा कि कॉफ़ी हम बैन कर रहे हैं। मैं पेशेंट से बोलता हूँ नहीं, हम कॉफ़ी को बैन नहीं कर रहे। लेट मी नो कि क्या कॉफ़ी तंग करती है तुमको, जैसे तुम्हें हेडेक होता है तो क्या ये कॉफ़ी से आता है? तो वो बोलता है नहीं, और वैसे भी मैं रोज़ कॉफ़ी थोड़ा पीता हूँ, मैं तो हफ्ते में 1 बार पीता हूँ। तो हम अलाउ करते हैं, पियो फिर, ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि वो कहता है नहीं, मेरे को कभी भी कॉफ़ी के बाद सर दर्द नहीं आया, तो जो चीज़ आई नहीं तो उसको बंद क्यों कर देना खाना। इसी तरह से प्याज है। अब लोगों को लगता है कि प्याज खा के होम्योपैथी की मेडिसिन का असर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला हमें कि मैंने किसी को प्याज खिलाया और दवाई दी और उसका असर कम हो गया हो, तो उसको भी हमने ओपन कर दिया। इसी तरह से गार्लिक का हुआ। अब मेरी प्रैक्टिस में 35 साल में ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको मैंने दवाई दी और मैंने पूछा हो तुम गार्लिक खाते हो कि नहीं खाते, मैं तो पूछता भी नहीं हूँ। अब वो कहता है कि सर मैं गार्लिक बंद कर दूँ। अरे क्यों कर दूँ, खाओ। अरे सारे बोलते हैं कि दुनिया में कि गार्लिक नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते। तो हमने ये एक नई चीज़ करी कि होम्योपैथी को एक ओपन माइंडेड बना लिया, मतलब जो ब्लॉक्स थे उसको हटा दिया। ओपन माइंडेड से ये यूज़र फ्रेंडली हो गई। अब लोगों को लगा अरे उस डॉक्टर के पास जाओ, वो तो कहता कॉफ़ी भी पियो, प्याज भी खाओ, सब कुछ खाओ, और पकोड़े भी खाओ, समोसे भी खाओ, सब खाओ और ठीक हो जाओ, और सब खाओ, ठीक भी कर रहा है वो तो एक यूज़र फ्रेंडली होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो हाँ, जो पेशेंट बोलता है मैं सर योगा करूँ, यस, इफ इट बेनिफिट्स यू ऑफ कोर्स यू डू इट। मैं क्योंकि योगा टीचर नहीं हूँ, अगर आप मुझसे पूछें सर मैं प्राणायाम करूँ, अब मैं योगा टीचर नहीं ना, ये तो मुझे नहीं पता कि इस बीमारी में प्राणायाम करना है या नहीं करना। तो मैं उसको बोलता हूँ तुम जाके योगा टीचर से बात करो इस बारे में, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। हाँ, मैं क्या को इसमें राय दूँ, आप करो कि ना दो। कल को पता चला आपको उल्टा पड़ गया तो आप कहोगे जी आपने तो कहा था कर लो। तो पेशेंट हमारे मुंह में वर्ड डालता है, सर ये कर लूँ, सर मैं जॉगिंग करूँ, सर मैं जिम जाऊँ। अरे भाई हमसे मत पूछो, मैं जिम ट्रेनर नहीं हूँ, मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ और मैं मेडिसिन ही देता हूँ। आप मेरे से मेरी बात करो, है ना। तो सिंपल, मैं पेशेंट को जाता हूँ तुम सिंपल रहो बस। जैसे डॉक्टर योगेश आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, होम्योपैथी की ना जो गोलियाँ होती है वो बहुत ऐसे दिखने में ही इतनी अच्छी होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है होम्योपैथी की गोलियाँ। ये गोलियाँ किस में से बनती है, और मैंने जब तक देखा है कि बच्चे होते हैं वो गोलियों से दूर भागते हैं बेसिकली, लेकिन होम्योपैथी की जो डिब्बियाँ होती है छोटी छोटी साथ में लेके घूमते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? जब डॉक्टर हनीमैन ने मेडिसिन देनी शुरू करी शुरू में, तो उन्होंने पहले इसको जैसे प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके जो भी एक्सट्रैक्शन थी उसको लिक्विड रूप में देना शुरू किया था, तब गोलियाँ नहीं बनती थी। फिर वो क्या करते थे, उसको डिज़ोल्व करके थोड़ा उसकी जो भी इंटेंसिटी होती थी उसको रिड्यूस करके लोगों को देते थे, जिससे कि मेडिसिनल इफेक्ट रह जाए और साइड इफेक्ट ना हो। वो देते रहे, चलता रहा। फिर ऐसा आया कि जैसे एलोपैथी में भी जो आपको कोई एनर्जेटिक देते हैं या आपको कोई पेन किलर, जब फीवर की मेडिसिन देते हैं, अब गोली इतनी बड़ी होती है तो सारी उसमें दवाई नहीं है, उसमें पाउडर, जो भी उनका पाउडर सोर्स होता है वो मिला के दी जाती है ताकि आप डायरेक्ट लेने से बच जाए, उसका साइड इफेक्ट कम हो। इसी तरह से जो पिल्स होती हैं हमारी, दे आर सोर्स। हम लोग एक जैसे ड्रॉप दिया, एक बॉटल में, इतनी बॉटल में 5 ड्रॉप डाल दिया और उसको थोड़ी देर रख दिया,
से ओवरनाइट रख दिया, 48 घंटे रख दिया, वो बना के हम रख लेते हैं। वो क्या होता है कि ये जो होता है शुगर नहीं होती। एक्चुअली कई लोग ये डरते हैं कि चीनी है, मेरे को तो डायबिटिक है, मैं नहीं खाता, है ना, एक मिथ है ये भी। लेकिन हमको बताते हैं ये, क्योंकि अगर चीनी होगी और चीनी के ऊपर आप लिक्विड डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी। ये चिपकती नहीं है। क्यों? ये बनती है गोट मिल्क के पाउडर से। तो क्या होता है इसके अंदर, जब हम पानी का ड्रॉप डालेंगे तो ये अब्जॉर्ब कर लेती है दवाई को। तो इसका असर लॉन्ग होता है। जैसे आप एक शीशी ले ली आज आपने, पहली बात तो कि हम ये पेशेंट को ये बोलते हैं ओवर द काउंटर आप कोई दवाई मत खरीदिए, बिल्कुल भी। आजकल ये बड़ा हो गया कि यूट्यूब देखा, ओवर द काउंटर गए, अरे ये दवाई दे दो, और पूरी की पूरी शीशी खा गए। यहाँ मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि अगर आप एक फिजिशियन की सलाह के बगैर, देखिए अगर आप रोटी भी ज़्यादा खा जाएंगे, आप पानी भी ज़्यादा पी जाएंगे, आप 10 गिलास पानी पी जाएंगे, तो किडनी पे वैसे नेचुरल इफेक्ट आ जाएगा, वो इतना साफ़ नहीं कर पाएगी। इसका मतलब आपको हर चीज़ फिजिशियन से पूछ के करनी चाहिए। मुझे क्या खाना है, मुझे कैसे करना है, क्या ये दवाई ठीक है, आप फिजिशियन के पास जाओ ना। आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी मत जाइए और वहाँ से दवाइयाँ खरीद के खुद मत खा जाओ, फिर हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। अच्छा, फिर उसका क्या होगा? पेशेंट ये नहीं बोलेगा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, ये दवाई मैंने खुद ही खा ली, ये ब्लेम नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि होम्योपैथी दवाई ने मेरे को नुकसान कर दिया। तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। कभी कभी पेशेंट मेरे को बोलता है कि मैंने दवाई पिछले डॉक्टर से ली और उसको खाने के बाद मेरे को तो बहुत तकलीफ हो गई, मेरी तो दर्दें बढ़ गई, मेरे को तो ये हो गया। तो मैं उससे पूछता हूँ, तुम उस डॉक्टर के पास दोबारा गए थे पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, हम गए ही नहीं। ये भी गलत है। एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है, जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, कि जो आपने सब्सटेंस उसने दिया आपको, उसका कोई भी असर आया आपके ऊपर, विच हैज़, देखिए मैं ये मानता हूँ अपनी प्रैक्टिस में 2 असर होते हैं दवाई के हमारी, वन इज़ न्यूट्रल एंड वन इज़ पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मैंने मेडिसिन दी और वो उस पेशेंट को नहीं लगी। अगर वो पेशेंट को दवाई लगी नहीं तो आपको दर्द बढ़ जाएगी ना। जैसे सपोज करो आप एक दर्द की दवाइयाँ ले रहे हो, पेन किलर, और अब आप चाहते हो मैं पेन किलर ना लूँ, अब आप चाहते हो मैं होम्योपैथी से उसको केस को टेक ओवर करूँ, और वो पेशेंट बोलता है कि मैं होम्योपैथी लेना चाहता हूँ और मैं एलोपैथी पेन किलर नहीं लेना चाहता। तो क्या हम दोनों को इकट्ठे चलाएं या हम बना करें? ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने उसको बोला तुम पेन किलर बंद कर दो। जब वो पेन किलर बंद करेगा, उसका इफेक्ट 24 घंटे तक जो रहता है, तो दर्द दोबारा शुरू हो जाएगी। अब जो मैंने मेडिसिन दी है, इट हैज़ टू बी करेक्ट। अगर वो करेक्ट नहीं होगी तो पेन पेशेंट को ज़्यादा महसूस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने पेन किलर बंद कर रखा है। अब मुझे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे उस मेडिसिन को ढूंढने में, इतने में पेशेंट की पेशेंस लूज कर जाएगा और वो पेन किलर पर वापस चला जाएगा। तो ये दिक्कत, उसको लगता है साइड इफेक्ट हो गया। वो ये नहीं सोचता कि जो पेन बढ़ा है बिकॉज ऑफ ही लेफ्ट एलोपैथिक मेडिसिन। पेन किलर बंद करने की वजह से पेन ज़्यादा दिखेंगे उसको, क्योंकि अगर वो सपोज करियो 2 साल से पेन किलर खा रहा है और 2 साल में डेली पेन किलर खा रहा है, तो उसको वो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि ज़्यादा पेन किसको कहते हैं। लेकिन अगर वो 2 दिन नहीं खाएगा तो एक्सपीरियंस करेगा कि पेन ज़्यादा हो गया, उसमें उसने होम्योपैथी ले ली, तो वो सारा सिस्टम पे डाल देगा कि होम्योपैथी की वजह से हुआ, मैं वापस जा रहा हूँ पेन किलर पे। ये एक थोड़ा सा नोशंस हैं जो पेशेंट को सोचना होगा। इन सच सिचुएशन यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। हम करेंगे कुछ कोशिश, आपको ठीक करेंगे। जैसे अस्थमेटिक केसेस होते हैं, एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो आप मानेंगे कि साल में पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं किसी रीजन में किसी वेदर चेंज से आ जाएगी। तो उसको राजकोट में दिसंबर में आई, दिल्ली में नवंबर में आई, हर जगह कोई एलर्जी चल रही है और पेशेंट सेंसिटिव है, कोई छींके मार रहा है, कोई हे फीवर हो रहा है। एलर्जी के ऊपर बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। एंटीहिस्टामिन या हम एलोपैथिक मेडिसिन ना देके होम्योपैथी से एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, आपका अस्थमेटिक डिजीज़, बच्चों में खासकर जो इनहेलर पे, जो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पे जाना, स्टेरॉइड पे जाना चाहिए उनको, वो देना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है और पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अस्थमा अटैक पड़ गया उसको रात को कि हमें भागना पड़ा, नेबुलाइज़र देना पड़ा। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को नेबुलाइज़र, इनहेलर से होम्योपैथी बचा सकती है, और मैंने किया है, प्रूव किया हुआ है। हमने उन बच्चों को जो कि 1 साल के थे, 2 साल के थे, जिनको 2-3 साल से नेबुलाइज़र पे जाना पड़ गया, हमने होम्योपैथिक मेडिसिन से उनको सब कुछ छुड़वा दिया, नेबुलाइज़र भी, और उनकी लाइफ इतनी पीसफुल बना दी
आई मीन दे आर लविंग चिल्ड्रन, और उनकी ग्रोथ देखिए, चार्म देखिए। और ऐसा होता है कि एक वंस यू क्रिएट इम्यूनिटी विद होम्योपैथी, इट इज लास्ट लॉन्ग फॉर मेनी ईयर्स। आपकी इम्यूनिटी जब खराब हुई, उसको गेन करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन हम अगर इम्यूनिटी को प्रिजर्व कर लें बच्चों में पहले 1 साल के 2 साल में, उनकी लॉन्ग जितनी वो रहेंगे, दे कैन फाइट इजिली विद द प्रॉब्लम। मतलब हम इम्यूनिटी को रामबाण ना समझें कि दे दिया तो उसको बीमारी नहीं होगी, बट होगी, बट ही वुड टैकल इट बेटर देन विदाउट टेकिंग होम्योपैथी। बिल्कुल। और ये जो दवाई होती है वो ज़्यादातर हमें निगल नहीं जानी होती है, चूसनी होती है, इसके पीछे का क्या रीज़न होती है, क्यों हमें दवाई ऐसे मुंह में रखने? देखिए, पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए कि जो दवाई है वो मुंह में कहाँ रखनी है। हाँ। आपको तो नहीं मालूम, आप तो टंग पे रख लेते हो। आपको दवाई टंग के नीचे रखनी है। अच्छा। यहाँ। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऐसी सेंसिटिव नर्व है जो सीधा सिग्नल दे देती है। अगर आप कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सॉर्बिटेट एक दवाई है एलोपैथी में, हाँ। जो हार्ट अटैक के लिए दी जाती है, वो कहाँ रखी जाती है? जीभ के नीचे। अच्छा। इमीडिएटली जीभ के नीचे। क्यों? उसका असर इतनी स्ट्रांग होता है कि, और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को भी हम पेशेंट को बोलते हैं जीभ के नीचे रखो, ऊपर नहीं, जीभ के नीचे छोड़ दो उसको, ठीक है? वो अपने आप ही वहाँ जो वहाँ की नर्व्स हैं। तो इसका एक चीज़ आपको बता दूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज ये दवाई ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाती। हमारी मेडिसिन नर्व्स पे काम करती है, तरंगों पे। जैसे आपका पियानो है, तो वहाँ तरंग बजाई आपने, तो हमारा बस इतना ही काम है, तरंगे सेट करना बस। जैसे एकदम नर्व्स पे दवाई काम करेगी तो वो ब्लॉकेज खोल देगी, जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं वो हटते जाएंगे। इसी वजह से जो एक साइंटिफिक इशू ये आ जाता है कि हमारी दवाई ब्लड में नज़र नहीं आती, तो हम कैसे माने आपने दवाई दी? क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगी, इसलिए थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग फैक्टर आता है कि दवाई पेट में जाती है तो जाती कहाँ है? हमने कहा आप दवाई निकल जाओ, तो पेट में गई, तो उसने काम ही नहीं करना। आपको जीभ के नीचे ही रखनी है उसको, और जब तक वो डिसॉल्व नहीं होती उसको छोड़ देना है। फिर 10 मिनट के बाद आपको दूसरी डोज लेनी है, फिर 10 मिनट के बाद तीसरी डोज, बस। ये एक फॉर्म, इसको कहते हैं, सर ने दिया, हनीमैन जी ने, कि आपको डोजेज मिनिमम क्वांटिटी में देनी है। आप एलोपैथी की तरह, मतलब ऑर्थोडॉक्स, पहले ऑर्थोडॉक्स कहते थे एलोपैथी, कि उस तरह से आप भर भर के दवाइयाँ मत दो लोगों को। आपको मिनिमम दवाइयाँ देनी है जिससे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो कभी लोग बोलते हैं इतनी सी दवाई से मैं ठीक हो जाऊँ, इतनी सी शीशी, इस छोटी सी शीशी से मेरा क्या बनेगा? ये तो 4 दिन में गोली खत्म हो जाएगी, और ये 6 गोली मेरी पूरी बॉडी में कहाँ घुसेगी? अब इसका मतलब ये है कि हमें बहुत काम केवल लोगों को समझाने का ज़्यादा है, करने का तो हमने कर लिया। और एक आपको बताएं, जितना इंडिया इज़ द हब ऑफ होम्योपैथी, आज वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है कि होम्योपैथी जो डेवलपमेंट और कॉलेजेस का जो स्टैंडर्ड यहाँ है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, केवल इंडिया में ही है। और यहाँ हमारी जो कंपनियाँ हैं दवाइयाँ बना रही हैं, इंडिया में ही बनाती हैं दवाइयाँ। बुक्स हैं, लिटरेचर लिखे हैं, हमारे बहुत अच्छे ऑथर हैं यहाँ पर। मैं खुद 18 बुक्स लिख चुका हूँ, और अभी पता नहीं कितना और हम लिख सकते हैं बुक्स के अंदर। तो अपना एक्सपीरियंस हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट से शेयर करें और उनको कॉन्फिडेंट बनाएं कि हर आदमी जब इसको अडॉप्ट करे, एज ए प्रैक्टिशनर अडॉप्ट करे और एज ए यूज़र यूज़ करे, उसके मिथ जो भी अगर वो हैं वो डायरेक्ट फिजिशियन के पास जाए, उससे बात करें, लेकिन यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ना करें। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप 35 साल से इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी आप कौन सी होम्योपैथी में कौन सी दवाइयों पे है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, या अभी आप कौन सा काम कर रहे हैं, क्या नया देने वाले हैं? हमने ऑलरेडी नया दे दिया इस फील्ड को। हमारे फादर ने से मैं इसको शुरुआत करूँगा। 1975 में एक उन्होंने इस तरह से एक चैप्टर था जो होम्योपैथी में, जिसको यूज़ नहीं किया जाता था मैक्सिमम लेवल पे, मतलब उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता था कि इसका हमें नहीं मालूम कैसे यूज़ करना है। हमारे फादर ने उसमें 4 साल रिसर्च करी और ये देखा गया कि इसको यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह है,
क्यों ये लैग कर रहा है? क्योंकि एक इशू तब ये था कि बहुत सारा लिटरेचर होम्योपैथी में अवेलेबल नहीं था, हमारे पास बुक्स नहीं आती थी क्योंकि सारी बुक्स जर्मन में थी। अब जर्मन से ट्रांसलेट होके तो हम पढ़ पाएंगे वो बुक्स। अब उसमें क्या हुआ कि बुक्स ट्रांसलेट कौन करे जिसको जर्मन आती है? अब इंडिया में जर्मन कहाँ से आएगी बुक्स? तो उस समय जो बुक्स की अवेलेबिलिटी थी वो अमेरिकन बुक्स का, जो अमेरिका में ये होम्योपैथी जर्मनी से अमेरिका में गई। अमेरिका में बहुत सारे इसके ऊपर काम हुआ और इसको उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट में होम्योपैथी ने वहाँ पे, और लंदन में गई है, वहाँ से उन बुक्स का ट्रांसलेशन हुआ। वो बुक्स इंडिया में आई और वो कम आई, उतना लिटरेचर पहले शुरू में नहीं आ पाया क्योंकि कैसे आता, मतलब किसी को ये नहीं पता भेजना किसके पास है, कोई पब्लिशर नहीं है, कोई छापेगा कौन इसमें, तो मतलब एक लिमिटेशन से बुक्स आती थी मटेरियल। अब जो बुक्स आई उसमें से फिर फाइंड ये करना था कि ये जो प्रोडक्ट रह गया है इसको कैसे यूज़ किया जाए। तो एक हमारे फादर ने ये खोज करी कि सपोज करो आपकी उंगली में दर्द है, तो जब आप पेशेंट बन के डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या उंगली आपको लेके जाती है? नहीं, माइंड। हाँ। लेकिन उसका माइंड उसको बोलता है कि, और ये भी कि डॉक्टर के पास कब जाना है, आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों नहीं जाऊंगी, तरसों जाऊंगी, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तब जाऊंगी, अभी तो छोटी सी। तो ये कौन सोच रहा है? माइंड ना। हाँ। एक टाइम ऐसा आता है जब माइंड सोचता है कि 5 दिन हो गए और मेरी ये उंगली ठीक नहीं हो रही, तो माइंड उससे बात कर रहा है पेन से, उंगली बात नहीं कर रही माइंड से, ये सिग्नल जा रहा है। तो तब हमारे फादर ने सोचा अगर हम सिग्नल के थ्रू ही दवाई दे दें तो, मतलब माइंड को ये पता चल गया यहाँ दर्द है, लोकेशन। अब माइंड ये तो नहीं कह रहा यहाँ दर्द है, दर्द तो यहाँ है, वहीं पे उंगली जाएगी दूसरी, यहाँ दर्द है, जैसे मैंने आपको यहाँ दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, तो ये उंगली इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका कुछ सिग्नल दे रहा है ना उसको। तो हमारे फादर ने क्या सोचा कि अगर हम इस सिग्नल के थ्रू दवाई दें माइंड से ही, तो मानसिकता को अगर हम पेशेंट की पढ़ लें और उससे दवाई देंगे तो रिजल्ट बेटर और जल्दी आएंगे। जो ये स्लो वाला प्रोसेस था, हमारा सिस्टम उस स्लो वाले प्रोसेस को थोड़ा काउंटर करता है और रिजल्ट को फास्ट बनाता है। और दूसरा, रिजल्ट बेटर आ जाता है होम्योपैथी में इस यूज़र से कि हाँ, होम्योपैथी में हमने जो पाया, अगर हम मानसिकता के, देखिए एक होता है मानसिक लक्षण, वो कौन से होते हैं, जैसे बीमारी के लक्षण हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये है मानसिक लक्षण। हम लोग जाते हैं मानसिकता के ऊपर। मानसिकता मतलब मैं बीमारी को लेके बहुत डर रहा हूँ, मेरा मन करता है मैं कूद जाऊँ, मेरा मन करता है कि मैं ठीक नहीं हूँगा, मैं सारा दिन रोती रहता हूँ, रोती रहती हूँ। हम इन लक्षणों को ऊपर पकड़ के दवाई देते हैं तो जो पेशेंट की बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है और उसकी मानसिकता भी दूर हो जाती है। ये एक नई खोज है हमारी। बिल्कुल। और जैसे आप अभी बोल रहे थे कि इस खोज तो हो गई है सारी, लेकिन लोगों तक पहुंचाना, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तभी आप दर्शकों को अवेयरनेस लाने के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है कि मैं एक रिसर्च भी करता हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ और बुक्स भी लिखता हूँ, तो ये 3 काम तो मेरे अलग हो गए। इट्स लाइक मैं स्टूडेंट तक जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस दे सकें जो कॉलेज से बाहर आएंगे। आज जो मेरे लेक्चर का थीम था, जो मैंने हनीमैन डे के लिए बनाया, वो मैंने बनाया लाइफ ऑफ ए प्रैक्टिशनर। एक है कॉलेज लाइफ और एक है जब बाहर आएंगे आप। तो मैंने आज बच्चों को, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको मैंने समझाने की कोशिश करी कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, जब आप 5 साल के बाद जाएंगे वो पेशेंट नहीं बोलेगा जो आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पेशेंट की अपनी ही लैंग्वेज है जो किताब में नहीं मिलती। हाँ, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ उसका आज के आपके कॉलेज एकेडमी में कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, लाइफ ऑफ ए प्रैक्टिशनर मतलब क्या कितनी दिक्कतें हैं हमारी साइंस में, हम पेशेंट को कैसे समझाते हैं। मैं पेशेंट को जब भी कोई केस लेता हूँ 10 मिनट में उसको एजुकेट करता हूँ। एक, मैं क्या हूँ, मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। होम्योपैथी के उसके कोई अगर मिथ है तो मैं उससे पूछता हूँ, पहले ही पूछ लो मेरे से। हाँ, अभी केस शुरू नहीं कर रहे। वो बोलता है मेरे को ऐसा पता है, मुझे प्याज नहीं खाना, होम्योपैथी स्लो है। मैं उसके मिथ पहले दूर करता हूँ, तभी वो मेरे साथ रहेगा। अगर मैं उसको केवल पेशेंट को ले लूँ कि एक कमर्शियल एस्पेक्ट से कि वो आया है, मैं उसका इलाज करूँ और उससे मैं पैसे ले लूँ और उसको कुछ बताऊँ ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, हमें कमर्शियल एस्पेक्ट छोड़ना चाहिए, हमें ह्यूमन एस्पेक्ट रखना चाहिए। अगर वो आया है दुख में, दर्द में, देखिए एक पेशेंट दर्द में आया,
हम उसका दर्द दूर तब कर सकते हैं जब मैं उसका दर्द समझूंगा। अगर मैं उसको पेन किलर दे के निकाल दूंगा तो मैंने उसका दर्द तो समझा ही नहीं। होम्योपैथी में हम उसका दर्द समझते हैं। अब पेशेंट को ये लगता है कि मैं पहली बार एक ऐसे डॉक्टर के पास आया जो मेरे को समझने की कोशिश कर रहा है, मेरे दर्द को वो समझ रहा है। नहीं तो क्या है कि मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला दर्द है, उसने दवाई लिखी, बाहर भेज दी। ना उसने सुना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ना मैंने उसने ये ध्यान दिया कि मेरा दर्द का क्या होगा। आप पूछ रहे हो मैं डर तो नहीं रहा दर्द से, या मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं मेरे को टीबी तो कैंसर तो नहीं हो गया, इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसी से दवाई की सिलेक्शन कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई, तो डर भी निकल गया और अगर उसका दर्द है वो भी ठीक हो गया। बिल्कुल। और कुछ आप जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए आपने ये बताया, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए उसके बारे में आप उनको क्या बोलना चाहिए? ये एक अपने ये बात है 95 की, बहुत पीछे ध्यान हूँ मैं। 95 से 2000 तक हम जब सेमिनार करते थे दिल्ली में अपने स्कूल के, हम 2 घंटे पेशेंट के लिए रखते थे। मतलब हम पेशेंट को इनवाइट करते थे, हम एक जनरल पब्लिक को इनवाइट करते थे अपने सेमिनार्स में। हम उनको अपने पेशेंट्स को बुलाते और साफ बताते थे आ जाइए, अपने साथ लोगों को लाइए, आपको उसके बाद एक चाय भी मिलेगी, बिस्किट भी मिलेंगे। मतलब हम यूज़र फ्रेंडली कैसे हैं उनको बताने की कोशिश करते थे। वहाँ पे हम जो भी आप मिथ बता रहे हैं ऐसे एक वर्कशॉप किया करते थे। मुझे लगता है आज के दिन भी जो कॉलेजेस हैं जहाँ हमें जब बुलाया जाता है तो ऐसे करना चाहिए कि हम एक पब्लिक डे रखें, उसी से पहुँच सकते हैं। यूके में एक क्लिनिक के लिए हमने शुरू किया अपने फ्रेंड के साथ। तो आपको आश्चर्य होगा हमने वो जो अपना क्लिनिक था वो कैसे शुरू किया। हमने पब्लिक को इनवाइट किया कि वी विल ऑफर यू समोसा एंड चाय लंदन में, ठीक है, और आप आइए और हम आपसे बात करेंगे। और वो ओपन डे था 4 घंटे का, उसमें पेशेंट नहीं बनाना था हमने। अब आप आए, क्यूरोसिटी, आपने मेरा पैम्फलेट पढ़ा, आप आए, आपके क्वेश्चन थे कि मैं क्यों यूज़ करूँ होम्योपैथी। तो हम उनको बताते भी थे होम्योपैथी क्यों यूज़ करो, फिर चाय वो समोसा खिलाते थे, फिर दूसरे दरवाजे से निकलता हूँ। तो मतलब एक हमने पब्लिक, मुझे ऐसा लगता है पब्लिक अवेयरनेस तब होगी जब हमारे इंस्टीट्यूट में भी इस तरह की व्यवस्था हो कि पब्लिक को बुलाया जाए, आज पब्लिक डे रखा जाए। और वैसे मैं आपको बताएं कि हाँ, हम लोग प्रैक्टिस के रूप में बहुत चैरिटी करते हैं, हम कैंप्स लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो यूज़र आता है जो दवाई लेने आता है, लेकिन एजुकेशन नहीं हो पाती उसको। मैं अपने लेवल पे तो पर्सनली कह सकता हूँ कि मैं हर केस में मैं अपने पेशेंट को जितना हो सकता है 10-15 मिनट उसको समझाता हूँ। फ़ोन पे भी अगर कोई मुझसे कहता है आपके पास इस चीज़ का इलाज है, तो मैं उसको ये नहीं कहता आ जाओ। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पहले मेरे से पूछ लो, क्लियर योरसेल्फ। क्योंकि आप देखिए आज हम मोबाइल भी खरीदते हैं तो 10 बार सोचते हैं कौन सा लें, तो वो तो पेशेंट है, तो उसको तो उसको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सके। कभी कभी पेशेंट मेरे से एग्री कर भी जाता है, कभी नहीं करता, और हो भी सकता है कि शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता उसकी माइंड तक, लेकिन वो ये बोलता है कि हाँ, जितने आंसर आपने दिए उतने आंसर मेरे को आज तक नहीं मिले, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं सब फिजिशियन से यही कहना चाहूँगा, आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं आप उनको ट्रीट करने से पहले एजुकेट करिए। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। वो जाके, क्योंकि अगर मैं सपोज करूँ आपको एजुकेट करके बाहर भेजूँगा, आपको बाहर एक फ्रेंड मिली, आपको कोई ऑफिस वाला मिला, अरे तुम कहाँ गई थी होम्योपैथी के पास, अरे वहाँ कहाँ चली गई, वहाँ कुछ नहीं होगा, बहुत देर लग जाएगी, तो 2 साल में ठीक होगी। लेकिन अगर मैंने आपको एजुकेट किया हुआ है, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यू मस्ट, हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज टू ए डॉक्टर जिसने मेरे को बड़े आराम से सिखाया, बताया है ये चीज़ें हैं, ये इसके प्रॉस कॉन्स हैं, ये लिमिटेशंस हैं। मुझे लगता है कि नहीं, आई एम इन ए सेफ हैंड, तो वो दूसरा भी आएगा। तो एक तो होता है माउथ टू माउथ, और एक होता है कि हम खुद कुछ करें। तो वैसे आपको बताएं, एक डॉक्टर की जो मार्केट होती है वो बैनर लगा के नहीं होती, पोस्टर लगा के नहीं होती, वो माउथ टू माउथ होती है। मैं जितने मर्जी बैनर लगा दूँ, आई एम ए गुड डॉक्टर, मेरे कंप्यूटराइज डॉक्टर, मैं जादू बहुत कर दूंगा, वो दिमाग में नहीं बैठता, क्योंकि आपको फिर भी डर लगेगा मैं जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन अगर आपकी मदर फादर कोई रिकमेंड करेगा, वो ज़्यादा काम करता है आपके ऊपर।
दर्शक मित्रों, आपके मन में भी होम्योपैथी को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे और मुझे लगता है कि आज ये सारी बातें जानने के बाद वो सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। ऐसी ही जानकारी के साथ देखते रहे अब तक चैनल। नमस्कार।